अस्सलाम वालेकुम क्लास। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। जिस तरह मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस जो होती है उसके ऊपर इफेक्ट होता है किन चीज़ों का, उस पे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियानी डिस्टेंस का इफेक्ट होता है जो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर उसके प्लेट के एरिया का इफेक्ट होता है। अगर प्लेट का एरिया ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। और हमने ये पढ़ा कि उसमें डाइलेक्ट्रिक का भी बड़ा अमल दखल है, यानी ऐसे मटेरियल जो कि उन दो मेटालिक प्लेट्स के दरमियान में रखे जाते हैं। कभी वो एयर होती है, कभी वैक्यूम होती है, कभी वहाँ पर जो है वो मीका होता है, कभी पेपर होता है, कभी सिरेमिक होता है। तो जिस तरह कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर कुछ अवामिल, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट डाल रहे होते हैं, उसी तरह इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है उसके ऊपर भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैंने बताई थी। कैपेसिटेंस जो होती है वो एबिलिटी होती है कैपेसिटर की कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ये एबिलिटी होती है उसकी। ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा। सही है। तो कैपेसिटेंस जो होती है उसका यूनिट होता है फैरेड। तो आज उसी के, जिस तरह कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है और कैपेसिटर की एक खास, जब उसको वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है कैपेसिटर में से, तो वो उसको रेजिस्ट भी करता है उसके फ्लो को, और एसी को पास करता है, डीसी को जो है वो ब्लॉक करता है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर एक कॉइल होती है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर छोटी छोटी कॉइल्स बनी हुई है पिक्चर में, पीछे भी आपको एक कॉइल नजर आ रही है ना, ये एयर कोर है ये। और इसमें एयर होती है और कोई अंडर जो है वो कोर नहीं होती, एयर कोर कहलाती है। सही है। तो ये फिक्स्ड इंडक्टर्स होते हैं, इनकी वैल्यू को आप वेरी नहीं कर सकते, इनकी इंडक्टेंस चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल इंडक्टर्स होते हैं, इनके ऊपर एक एरो लगा होता है, इनके अंदर एक नॉब होती है, एक स्क्रू एडजस्टमेंट होती है, जिसके थ्रू आप इनकी इंडक्टेंस को वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज़्यादा करके। क्योंकि इंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंडेंट होती है। इंडक्टेंस जो है वो परमेबिलिटी ऑफ द कोर पे भी डिपेंडेंट होती है। कोर के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कोर किस मटेरियल की, फेराइट की है या वो कोर जो है वो आयरन की है या सॉफ्ट आयरन की है या वो एयर कोर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उससे फिर आप उसको चीज़ों को चेंज करके, इनको मैनिपुलेट करके, और आप कैपेसिटी जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है उसको वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आज हम यही देख रहे हैं कि कौन से फैक्टर होते हैं जो उसकी इंडक्टेंस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टेंस बेसिकली मैंने पहले भी बताया था लेक्चर में कि इंडक्टेंस जो है वो एबिलिटी होती है इंडक्टर की कि जब उसमें चेंज इन करंट होता है तो उसकी वजह से वो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा होता है। ये जो सलाहियत है उसकी वो कहलाती इंडक्टेंस। इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि बाय वर्च्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज इन करंट को। ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इसमें चेंज इन करंट होता है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, और इस प्रॉपर्टी को इसकी कहा जाता है कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी इंडक्टेंस है, जिसका यूनिट होता है हेनरी। तो आज हम डिटेल में इस टॉपिक को देखेंगे कि जी इंडक्टेंस क्या है और कौन से जो अवामिल हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडक्टेंस पे, इंडक्टर के इफेक्ट डालते हैं। जिस तरह कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, उसकी डिस्टेंस था प्लेटों का, प्लेटों का डिस्टेंस था, एरिया था प्लेटों का, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ अवामिल हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं इंडक्टर के आप देख रहे हैं, उसका जो एरिया होता है वो है। उसके अलावा इंडक्टर के कोर के अंदर कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंडेंस है। सही है ना। तो और इंडक्टर की लेंथ पे डिपेंडेंस होती है इंडक्टेंस की। लेंथ ज़्यादा है तो इंडक्टेंस कम हो जाएगी, लेंथ कम है तो इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी नंबर ऑफ टर्न्स, ये सारी चीज़ें, ये अवामिल
जो है वो इंडक्टर की इंडक्टेंस पे असर अंदाज होते हैं, और आज इसी को हम पढ़ेंगे। व्हाट इज इंडक्टेंस? सबसे पहले आज की स्कीम ऑफ लेक्चर आप देख रहे हैं, उसमें आप देखें कि इंडक्टेंस क्या है जी। सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इंट्रोडक्शन दूंगा आज के टॉपिक का, और फिर हम अपने टॉपिक में दाखिल हो जाएंगे, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, जिसमें पहला फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ वायर और एप्स और टर्न्स, टर्न्स का क्या इफेक्ट होगा, कॉइल के एरिया का क्या इफेक्ट होगा, फिर हम पढ़ेंगे जी कॉइल लेंथ का क्या इफेक्ट होगा, ये तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर है जी कोर के मटेरियल का, जैसा डाइलेक्ट्रिक का होता था कैपेसिटर में, वैसे इंडक्टर में जो है कोर के मटेरियल का होता है। फिर मैं आपको लेक्चर को समराइज करके बताऊंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा, ताकि आप ये गेज कर सकूं कि आज का टॉपिक आपको कितना समझ आया है। इंडक्टेंस, आज हम इंडक्टेंस पढ़ेंगे जी। द एबिलिटी ऑफ अ इंडक्टर, व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस क्या है? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, द एबिलिटी ऑफ एन इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली टू अपोज चेंजेस इन करंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। ये जो सलाहियत है इंडक्टर की कि वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और नतीजतन अपोज करता है चेंज इन करंट को। ये देखें, आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं आप, इंडक्टेंस अपोजेस एनी चेंज इन सर्किट करंट। सही है ना? करंट को, अब ये देखें, ये आपका जो करंट है इस ग्राफ में दिखा रहे हैं बढ़ रहा है, तो व्हेन द करंट इंक्रीजेस इंडक्टेंस ट्राइज टू होल्ड इट डाउन। तो इंडक्टेंस जो है उसको अपोजिशन देती है, उसके मुखालिफ, उसको अपोज करती है। अगर जब करंट बढ़ रहा होता है, एसी का साइकिल है तो करंट बढ़ रहा है, तो इंडक्टेंस जो है वो उसको अपोज करती है। और यहाँ पे आप देखें कि व्हेन द करंट, अब ये क्या हुआ, एसी साइकिल शुरू हुआ था यहाँ से जी, अब वो पूरा कर गया अपनी पीक वैल्यू को, अब वो नीचे जा रहा है। तो इंडक्टेंस क्या करिए, व्हेन द करंट डिक्रीजेस, जब करंट डिक्रीज करता है, इंडक्टेंस ट्राइज टू होल्ड इट अप, वो उसको होल्ड करने की कोशिश करती है, वो चाहती है कि वो डिक्रीज ना करे। तो इसलिए कहते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो अपोज करता है चेंजेस इन करंट को। सही है? ये ग्राफ आपको समझ आ रहा है? ये चेंज इन करंट को अपोज करता है, और इंडक्टर जो है वो डीसी को बड़ी आसानी से पास कर देता है, लेकिन एसी को ब्लॉक करता है, एसी को रेजिस्टेंस देता है फ्लो में। और ये जो एसी के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होती है, इसको इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, और इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टर की इंडक्टेंस के। और जितनी और फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल उसमें से पास हो रहा है, तो अगर उस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हाई है अल्टरनेटिंग की, तो उसको तो वो गुजरने ही नहीं देगा, पूरा अटेन्यूएट कर देगा एसी। सही है? Not surprisingly, inductance is also a measure of the intensity of opposition to changes in current. ये इंडक्टेंस जो है ये एक इंटेंसिटी है, ये मेजर ऑफ द इंटेंसिटी है, यानी कि ये वो कितना अपोज करता है चेंजेस इन करंट को, यानी करंट की तब्दीली को वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज को कितना अपोज करता है, ये भी इंडक्टेंस इसको भी कहा जाता है। और ये एक तारीफ इसकी ये भी है, exactly how much self induced voltage will be produced for a given rate of change of current, यानी कि कितनी, इंडक्टर की इक्वेशन होती है V इज इक्वल्स टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जब एक कॉइल के अंदर से करंट गुजरता है और उसी कॉइल के अंदर एक चेंज होता है, करंट के अंदर करंट चेंज कर रहा होता है, एसी होता है, अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, मैग्नीट्यूड वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है, तो उस करंट की जो है उसकी वजह से इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो कह रहा है एग्जैक्टली हाउ मच सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज विल बी, यानी उसके अंदर कितनी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी फॉर अ गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर, ये इंडक्टेंस कहलाती है। सही है? द इंडक्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट अपोजेस अ चेंज इन करंट। वही बात, इंडक्टर एक कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक सर्किट का, और वो बाय वर्चू ऑफ विच, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट अपोज करता है चेंज इन करंट। द रिएक्शन अपोजिशन इज कॉज्ड बाय द क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रिएक्शन होता है या अपोजिशन होती है, रेजिस्ट जो कर रहा होता है वो चेंज इन करंट के लिए, ये या तो बन रही होती है, क्रिएट हो रही होती है, या डिस्ट्रॉय हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से ये जब इंक्रीज कर रहा होगा करंट तो वो उसमें बन रही होगी, वो डिक्रीज कर रहा होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो रही होगी फील्ड। व्हेन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्रिएटेड, जब करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं।
इंडक्टेंस इज सिंबॉलिकली डिनोटेड विद अ कैपिटल लेटर एल। इंडक्टर को डिनोट किया जाता है लेटर एल से, एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ हेनरी एब्रिविएटेड एज एच। और इसको एच यानी हेनरी इसका यूनिट होता है और उसको एच लिखा जाता है। ये अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे, वो फिजिस्ट थे, उनके नाम पे इसको रखा गया था। आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन। देयर आर 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ इंडक्टर कंस्ट्रक्शन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस क्रिएटेड। 4 बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि इंडक्टेंस की जब कंस्ट्रक्शन हम कर रहे होते हैं तो वो उसकी इंडक्टेंस को डिटरमिन करते हैं। These factors all dictate inductance by affecting how much magnetic flux will develop for a given amount of magnetic force। ये जो फैक्टर्स हैं ये बताते हैं कि कितनी इंडक्टेंस जो है वो डेवलप होगी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो पैदा होगा उसकी वजह जनरेट होगा, उसकी वजह से कितनी जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, कितनी जो है वो अपोजिशन प्रोड्यूस होगी इन टू चेंज ऑफ करंट, या कितनी जो है बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो कि करंट की फ्लो की वजह से पैदा होती है। करंट थ्रू दी इंडक्टर्स वायर कॉइल, जो करंट पास होता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब आप ये इक्वेशन भी देख रहे हैं इंडक्टर की मैथमेटिकली। एल यानी इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो टर्न्स ये जो बने हुए गोल गोल, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स है। सही है। स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए 1 लेंगे, जाहिर है आप एग्जांपल दी हुई है आपको। परमेबिलिटी, ये जो अंदर बीच में ये मटेरियल है, तो ये फेराइट भी हो सकता है, ये आयरन भी हो सकता है, और ये भी इसके दरमियान में एक मटेरियल है, तो वो कहलाता है जी, वो हम उसे कहते हैं जी परमेबिलिटी होती है उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एब्सोल्यूट और नॉट रिलेटिव। सही है ना, उसमें परमेबिलिटी आ जाती है आपके पास। एरिया ऑफ कॉइल इन स्क्वायर मीटर्स, उसमें एरिया आ जाता है आपका कॉइल का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है। और एल जो आपको नीचे दिया हुआ है ये एवरेज यानी लेंथ इस कॉइल की, ये कॉइल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, इस कॉइल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो कॉइल की लेंथ। सही है। ये फैक्टर्स हैं 4 जो कि इफेक्ट करते हैं इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस क्या है जी, ये चारों आपको नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ वायर रैप्स और टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल का एरिया, कॉइल की लेंथ, ये नीचे नजर आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, और कोर का मटेरियल। जब आप कोर को चेंज करेंगे, डिफरेंट मटेरियल्स की कोर लेके आएंगे, तो जिनकी जो होती है परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, जाहिर है आप देखेंगे दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका और इसका, तो जिस मटेरियल की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी जाहिर इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ा देंगे उसका कोर अपनी कोर का, तो यानी कॉइल का एरिया बढ़ा देंगे आप, तो आपका जो है वो इंडक्टेंस भी आपकी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे तो इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। सही है। तो ये 4 पैरामीटर आपने अपने जहन में रखने हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर 2 कॉइल का एरिया, नंबर 3 कॉइल की लेंथ, और नंबर 4 मटेरियल जो आप कोर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। नंबर ऑफ वायर रैप्स और टर्न्स इन दी कॉइल, नंबर ऑफ रैप्स या टर्न्स जो होते हैं कॉइल में। All other factors being equal, a great number of turns of wire in the coil results in greater inductance। जब सारे फैक्टर्स आपने इक्वल कर दिए, तो अगर ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर के, अगर वायर के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके कॉइल के अंदर, तो उसकी इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। एन जो है अगर आपका ज्यादा है तो आपकी इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। सही। फ्यूअर टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल रिजल्ट्स इन लेस इंडक्टेंस। अगर टर्न्स जो है वायर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो आपकी इंडक्टेंस भी कम होगी। मोर टर्न्स ऑफ वायर मींस दैट द कॉइल विल जनरेट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड। जब टर्न्स उसके ज्यादा होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 आपको नजर आ रहे हैं, अब इसमें टर्न्स कम है। सही है ना, मिसाल के तौर पे 1 2 3 इसमें टर्न्स है, और यहाँ पे आप देखिए न्यूमरस टर्न्स है, तो इधर इंडक्टेंस लेस होगी और इधर मोर होगी। और क्या कह रहा है, मोर टर्न्स ऑफ वायर मींस दैट द कॉइल विल जनरेट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड।
जब टर्न ज्यादा होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको मेजर किया जाता है एम्पेयर टर्न्स में, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ कॉयल करंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉयल करंट के अंदर, और उसकी वजह से फिर इंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी आपकी, क्योंकि इंडक्टेंस इज लिंक विद द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर के जब उसके अंदर करंट चेंज होता है तो वो स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कॉइल एरिया, all other factors being equal, greater coil area as measured looking lengthwise through the coil at the cross section of the core results in greater inductance. Less coil area results in less inductance. अब ये देखें, ये आपका आपका जो है वो ये नजर आ रही है कॉइल आपके पास, और इसका जो एरिया है वो कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कॉइल का ज्यादा है. तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो नतीजतन इंडक्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है इंडक्टेंस की, इंडक्टर की. कॉइल लेंथ, अब ये देखें आपके इस कॉइल की लेंथ जो है वो ज्यादा है तो लेस इंडक्टेंस है, और इस कॉइल की लेंथ कम है तो उसकी मोर इंडक्टेंस है. आइए पढ़ते हैं इसको. ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, जब तमाम फैक्टर्स इक्वल हैं, द लॉन्गर द कॉइल्स लेंथ, जितनी अगर लॉन्गर होगी कॉइल की लेंथ को, द लेस इंडक्टेंस, तो उसकी इंडक्टेंस कम होगी. द शॉर्टर द कॉइल लेंथ, उसकी कॉइल की लेंथ अगर शॉर्टर होगी, द ग्रेटर इंडक्टेंस, तो उसकी इंडक्टेंस ज्यादा होगी. अ लॉन्गर पाथ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स टू टेक results in more opposition to the formation of that flux for any given amount of force, any given amount of field force एम्पेयर टर्न्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की बात हो रही है. अगर जो है वो आपकी लेंथ ज्यादा है तो फिर उसको जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है उनको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, सही है, और उसके नतीजे में फिर अपोजिशन ज्यादा होगी. जो एयर है वो उसको अपोज करती है, जाहिर है एयर की परमेबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से इतनी ज्यादा आपकी जो इंडक्टेंस है वो नहीं होगी, बल्कि जब लेंथ बढ़ा देंगे तो इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, और जब आप लेंथ को कम कर देंगे तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगी. कोर मटेरियल, all other factors being equal, the greater the magnetic permeability of the core which the coil is wrapped around, the greater the inductance. अगर आप सारे फैक्टर्स को इक्वल कर दें और अगर आप बढ़ाएं मैग्नेटिक परमेबिलिटी कोर की, जिसके ऊपर आपका कॉइल लिपटा हुआ है कोर के ऊपर, तो द ग्रेटर द इंडक्टेंस, तो उसकी इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी. अगर कोर की परमेबिलिटी ज्यादा है कोर के मटेरियल की, तो इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी. द लेस द परमेबिलिटी ऑफ द कोर, द लेस द इंडक्टेंस. अगर उसकी परमेबिलिटी कम होगी कोर की तो इंडक्टेंस भी कम होगी. मिसाल के तौर पे एयर कोर है, यहाँ पे दिया हुआ एयर की परमेबिलिटी 1 है, सही है, तो एयर की परमेबिलिटी जब 1 है तो जाहिर है कि उसकी वजह से अब परमेबिलिटी 1 की वजह से वो इतनी ज्यादा इजीली अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स को पास नहीं करेगी, जिसकी वजह से इंडक्टेंस कम हो जाएगी. और आप यहाँ देखें सॉफ्ट आयरन है जिसकी परमेबिलिटी 600 है, तो उसमें फिर वहां पर आप वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को इजीली पास करेगी, और इसकी वजह से इंडक्टेंस आपकी बढ़ जाएगी. द लेस द परमेबिलिटी ऑफ द कोर, द लेस द इंडक्टेंस. परमेबिलिटी कम होगी तो इंडक्टेंस भी आपकी कम होगी. अ कोर मटेरियल विद ग्रेटर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एक कोर का मटेरियल है जिसकी ग्रेटर परमेबिलिटी है, जैसे कि आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, रिजल्ट्स इन ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, उसकी वजह से ज्यादा फ्लक्स जो इजीली जाएगा और पास करेगा, और उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स. कोई भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दी हुई उसके बारे में एम्पेयर टर्न्स. तो यानी आपको पता चल गया यहाँ पे कि एयर कोर है और आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, और आपने देखा कि अगर आपके पास एयर कोर है तो उसके अंदर आप देखें तो आपकी जो परमेबिलिटी है वो कम है और नतीजतन फिर इंडक्टेंस कम है. और अगर आप आयरन कोर देखते हैं तो उसके अंदर परमेबिलिटी ज्यादा है और नतीजतन उसकी इंडक्टेंस भी ज्यादा है. तो मटेरियल का भी इम्पैक्ट होता है आपकी इंडक्टर की इंडक्टेंस के ऊपर, और ये डायरेक्ट रिलेशन है. इसी तरह एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह आपकी नंबर ऑफ टर्न्स का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सही. समरी आज के लेक्चर की. द मेजर ऑफ एन इंडक्टर्स एबिलिटी, ये जो इंडक्टर की एबिलिटी होती है टू स्टोर एनर्जी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो के लिए, इज कॉल्ड इंडक्टेंस. ये इंडक्टेंस कहलाती है. ये जो एनर्जी स्टोर करता है ये
in the form of magnetic field. This is called inductance. ये भी एक तारीफ है inductance. Inductance is symbolically denoted with a capital L. इसको कैपिटल L से जाहिर किया जाता है and is measured in the unit of Henry. और इसका जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, abbreviated as H. H लिखा जाता है, जिस तरह कैपेसिटेंस में आपको पढ़ाया था कि उसका यूनिट फैराड होता है और F लिखा जाता है. 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल आर. 4 फैक्टर जो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल को इन्फेक्ट करते हैं. उसमें नंबर 1 नंबर ऑफ वायर रैप्स और टर्न्स इन द कॉइल. वायर रैप्स और टर्न्स कॉइल के. नंबर 2 कॉइल एरिया. कॉइल का एरिया कितना है, सही है. कॉइल की लेंथ, ये आपको नजर आ रही है कॉइल की लेंथ. और कोर का मटेरियल, यानी उसके अंदर जो इनसाइड जो कोर है उसका आपने किस चीज का आपने मटेरियल जो है इसमें यूज किया है, सही है. तो ये आज हमने पढ़ा. आज हमने सीखा कि इंडक्टेंस क्या होती है. इंडक्टेंस जो होती है वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन दी मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्टर अपोज करता है चेंज इन करंट को, सही है. चेंज इन करंट को अपोज करता है वो. इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है वो 4 चीजों पर डिपेंडेंट होती है. एक नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, दूसरी कॉइल के एरिया पे, तीसरी कॉइल की लेंथ पे, और चौथी कोर के मटेरियल पे. असाइनमेंट. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर. कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडक्टर की इंडक्टेंस के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, वो आपने बताने. पहले राइट डाउन द फार्मूला फॉर द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर. आपने फार्मूला बताना है जिसके जरिए हम लोग ये कैलकुलेट कर सकें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स और हमारे पास जो है वो परमेबिलिटी और एरिया और लेंथ है, तो हम निकाल सकें कि इंडक्टेंस कितनी है. ये फार्मूला आपने, इंडक्टेंस का फार्मूला भी आपने यहाँ लिखना है, जिस तरह कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का फार्मूला है उसी तरह इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर का फार्मूला वो इसके अंदर आपने असाइनमेंट में लिखना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम क्लास. थैंक यू.